पुरुष और स्त्री के रिश्ते सिर्फ सामाजिक बंधन के नहीं होते, बल्कि वे समानता, आदर, भरोसा और समर्पण की नींव पर टिकी हुई एक साझेदारी का हिस्सा होते हैं। एक औरत बहती हुई गंगा की वो निर्मल धारा है जिसमें डूबकर पुरुष अपार प्रेम से स्वयं को पवित्र कर सकता है। मैं सदैव प्रेम का भूखा रहा हूँ। ये प्रेम मुझे माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिकाओं ने भरपूर दिया है। यही वजह है कि हमेशा मैं उन तमाम महिलाओं का एहसानमंद हूँ। यह बात किसने कही है और मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको कुछ सेकंड का वक्त देता हूँ, इंतज़ार करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और यह कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन एक किताब। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है मेरी कहानी हो तुम। मेरी कहानी हो तुम का ही यह अंश मैंने पढ़ा था। फ्रैंकलिन निगम का यह कहानी संग्रह है। फ्रैंकलिन जाने माने पत्रकार के रूप में, मीडिया सेवी के रूप में उनकी अपनी एक भूमिका रही है। पत्रकारिता की दुनिया में लगभग 2.5 दशक से अधिक का समय हो चुका है उनको। अपराध, राजनीति, सामाजिक मुद्दों के बाद वे बिजनेस से जुड़ी हुई एक संस्थान के लिए काम कर रहे हैं और कई शो जो जिसमें कौन बनेगा करोड़पति, कमज़ोर कड़ी कौन, मास्टरमाइंड इंडिया जैसे शोज के लिए रिसर्च और लेखन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उनका विशद अनुभव रहा है और लगातार जैसा कि मैंने कहा अलग अलग संस्थानों में काम किया। बिजनेस टुडे टेलीविज़न में इस समय एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और डॉक्यूमेंट्री, फोटोग्राफी, चित्रकारी फ्रैंकलिन का शौक़ है। एक कविता संग्रह हर लम्हा कैद है जिंदगी प्रकाशित हो चुका है। भगत सिंह की जीवनी कुर्बानी, एक क्रांतिकारी की कहानी, यह प्रकाशित हो चुका है और यह उनका एक पहला कहानी संग्रह है जो मेरी कहानी हो तुम के नाम से आया है। इस संग्रह की एक विशेषता यह है कि इस संग्रह में, जैसा कि मैंने बताया, फ्रैंकलिन हर पन्ने पर एक स्त्री को, एक औरत को ईजाद करती हैं। उस स्त्री की भावनाएं, उस स्त्री का संघर्ष, उस स्त्री के स्वप्न, उस स्त्री का जीवन और उसके साथ बंधे हुए कहीं न कहीं फ्रैंकलिन की अपनी धारणाएं, अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदनशीलता, अपना साथ उन्होंने साझा किया है। जो कहानियाँ इनमें शामिल हैं उनका नाम बता दूं। यह मेरी नज़र में यह पहला इस तरह का कहानी संग्रह है जिसकी हर कहानी की नायिका कोई न कोई स्त्री है। जो कहानियाँ हैं माया, चंदा, सम्मू, विभा, शिफा और स्पर्शा, उर्वशी, संजना, प्रिया, सुगंधा, शालिनी, ये कहानियाँ हैं। कहानियों का जो तेवर है उसमें मैंने जैसा कि बताया हर कहानी में स्त्री के अलग अलग रंग हैं। कहीं वो माँ है, कहीं बहन है, कहीं दोस्त है, कहीं पत्नी है। माया कहानी को लें तो माया कहानी में जो नायिका है वह और उसका नायक दोनों एक साथ एक मीडिया संस्थान में काम कर रहे होते हैं। दोनों के बीच जो प्रेम है वह आत्मिक और दैहिक दोनों है। दोनों की दीवानगी एक दूसरे को चाहने की, एक दूसरे को पाने की इस तरह की है कि वे संस्थान से जब भी बाहर निकलते हैं, कभी पार्टियों में, कभी बाद के दिनों में, वे एक दूसरे के साथ रहने में सुख महसूस करते हैं। साथ काम करना, एक दूसरे को प्रमोट करने, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करना और एक दूसरे के लिए न केवल जीवन में समय देना बल्कि एक दूसरे की उन्नति की कामना करना। और धीरे धीरे वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनको लगता है कि हम जीवन एक दूसरे के साथ ही जिएंगे। वे उनके परिवार भी आपस में मिल लेते हैं।
लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि लड़की को मुंबई जैसे शहर में नौकरी की बात होती है, एक बड़ा अवसर मिलता है और इसका नायक कहता है कि माधव नायक का नाम है इस कहानी में। माधव माया को कहता है कि तुम अवश्य जाओ क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। माया मना करती है लेकिन माधव नहीं मानता है और कहता है हमारा क्या, हम तो मिल लेंगे, हम एक ही प्रोफेशन में। माया मुंबई चली जाती है। माधव हर महीने उससे मिलने जाता है। शुरुआत के दिनों में, शुरुआती एक आध वर्ष सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये दूरियां बढ़ने लगती हैं और आखिरी बार जब इस कहानी का वो है तो माधव जब उससे मिलने जाता है माया से, तो उसे वह माया नहीं मिलती जिस माया को वह जानता था। माया उसके साथ होती है लेकिन होकर भी वह नहीं होती है। वह माधव समझ नहीं पाता है और जब आखिरी बार वो उसकी मुलाकात तक नहीं होती, क्योंकि माया वैसे ही यह जाता है, होटल में रुकता है मुंबई में, माया उसे पकड़ के ले जाती है, वीकेंड दोनों साथ रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्थितियां कम होती है और माधव जब लौटता है तो कहता है अब और नहीं, अब कभी भी मिलने नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि वो बरसात का समय होता है और माया उससे मिलने नहीं आती है। जब ये उतरता है दिल्ली में वापस ट्रेन से, तो उसे माया का एक संदेश मिलता है जिसमें सॉरी लिखा होता है। वह सोचता है यह कहानी, फ्रैंकलिन लिखते हैं कि यह कहानी अधूरी है। क्यों? क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था। यहाँ कौन गलत है, कौन सही है, इससे इतर जीवन का एक रंग यह भी है। इसी तरह की कहानियाँ हैं। सारी कहानियों में स्त्री की अलग संवेदना है, अलग सोच है, अलग संपर्क है। शिफा और स्पर्शा एक कहानी है जो दो लड़कियों के आपस के संबंधों पर आधारित है। इन कहानियों की विशेषता यह है कि फ्रैंकलिन निगम जो है जिस तरह से अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं जिस माहौल में वो काम करते हैं, उसे जस का तस रख देते हैं। वो कभी भी यह कोशिश नहीं करते कि कहानियों में अलग तरह का कुछ रखा जाए। जो मानव मन के भाव हैं वह बिना किसी वर्जना के, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी विचार के संवेदनात्मक रूप से जो उनका प्रवाह है वही इन कहानियों में दिखता है। अगर आप हमारे आज के समय को और आज के समय में जीने वाले लड़के लड़कियों के अनुभव को, उनके जज्बात को, उनकी संवेदनाओं को, उनकी जीवन शैली को समझना चाहते हैं तो इन कहानियों को पढ़ सकते हैं। इस कहानी को संग्रह को सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या 128, मूल्य है 199 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की उम्मीद करते हैं कि मुझसे कि मैं कौन सी पुस्तकें आपको सुनाऊं, उनके बारे में बताऊं, उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। हम प्रयास करते हैं कि मैं हर विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तकों का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।